वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आ गए फिर इतने कंटेंट के साथ 100 डेज 100 बिलियनर सीरीज डे 17। वर्ल्ड 17th रिचेस्ट मैन माइकल ब्लूमबर्ग। माइकल रूबेंस ब्लूमबर्ग जन्म 14 फरवरी 1942 मेडफोर्ड मैसाचुसेट्स यूएस अमेरिकी व्यवसायी और राजनेता जिन्होंने एक वित्तीय डेटा सेवा फर्म की स्थापना की और न्यूयॉर्क शहर 2213 के मेयर के रूप में कार्य किया। प्रारंभिक जीवन और ब्लूमबर्ग एलपी ब्लूमबर्ग के पिता एक पोलिश अप्रवासी एक मुनीम थे और उनकी मां एक सचिव थी। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय बीएस 1964 में इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय एमबीए 1966 में भाग लिया और सोलोमन ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ प्रवेश स्तर का स्थान लिया। 15 वर्षों के भीतर उन्होंने पार्टनर का स्तर हासिल कर लिया था और फर्म के ब्लॉक ट्रेनिंग ऑपरेशंस का नेतृत्व कर रहे थे। जब 1981 में एक अन्य फर्म द्वारा सैलोमन के अधिग्रहण ने उन्हें बिना नौकरी के छोड़ दिया, तो ब्लूमबर्ग की $10 मिलियन की साझेदारी खरीदने उन्हें 1982 में इनोवेटिव मार्केट सिस्टम्स एक वित्तीय डेटा सेवा फर्म बनाने के लिए आवश्यक धन मुहैया कराया। 20 साल बाद ब्लूमबर्ग एलपी का नाम बदल दिया गया। वित्तीय डेटा सेवाओं में वैश्विक नेता कंपनी की सफलता का केंद्र ब्लूमबर्ग कंप्यूटर टर्मिनल था, जो एक व्यापक वित्तीय समाचार और सूचना स्रोत था। कंपनी की अन्य होल्डिंग्स में ब्लूमबर्ग बिजनेस न्यूज़ वायर सर्विस, न्यूयॉर्क शहर में न्यूज़ रेडियो स्टेशन WBBR और ब्लूमबर्ग टेलीविज़न शामिल है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर अपनी कंपनी के शीर्ष पर रहते हुए ब्लूमबर्ग ने मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, लिंकडन सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, सेंट्रल पार्क कंजर्वेंसी और यहूदी संग्रहालय सहित प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों के बोर्ड में काम किया और उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस को $100 मिलियन का दान दिया विश्वविद्यालय। फिर भी वह ब्लूमबर्ग कार्यालयों में अत्याचारी विस्फोटों, कर्मचारियों को डराने मकाने और अपनी फर्म छोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जाने के लिए जाने जाते थे। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी ब्लूमबर्ग एक आजीवन डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन के रूप में न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए 2001 की दौड़ में प्रवेश किया। ब्लूमबर्ग ने अपने अधिकांश महापौर अभियान को स्वयं वित्त पोषित किया, अपने व्यक्तिगत भाग्य से $68 मिलियन से अधिक खर्च किया। उस समय उनकी कुल संपत्ति लगभग $4.5 मिलियन थी। ब्लूमबर्ग के अभियान की विश्वस्तु न्यूयॉर्कर्स के लिए बड़ी चिंता के मुद्दों पर केंद्रित थी: यातायात और पारगमन, आवास और शिक्षा में सुधार। हालांकि जिस चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा मदद की वह न्यूयॉर्क शहर के निवर्तमान में रुडोल्फ धुलानी का समर्थन था, जिनके नेतृत्व की 11 सितंबर के हमलों के बाद सार्वभौमिक रूप से प्रशंसा की गई थी। 6 नवंबर के चुनाव से कुछ हफ्ते पहले हुए चुनावों में बुरी तरह बिछड़ने के बाद ब्लूमबर्ग ने मेयर की दौड़ जीत ली। उन्होंने तुरंत पुनर्विकास प्रयास का नेतृत्व किया, एक विवादास्पद शहर व्यापी धूम्रपान प्रतिबंध 2002 का धुआं मुक्त वायु अधिनियम, पर्यटन को पुनर्जीवित किया और शहर के बजट घाटे को मिटा दिया। 2005 में दूसरे महापौर पद के लिए चुने गए ब्लूमबर्ग ने खाद्य पदार्थों में ट्रांसफर पर प्रतिबंध को बढ़ावा दिया। चरम यातायात घंटों के दौरान भीड़भाड़ मूल्य निर्धारण जैसी पर्यावरणीय पहलों को आगे बढ़ाया और शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 25 साल की योजना का प्रस्ताव दिया। उन्होंने देश भर में नीति संबंधी भाषण देकर और 2007 में रिपब्लिकन पार्टी से हटकर अपनी राष्ट्रीय प्रोफाइल को भी ऊंचा किया। इन सभी ने 2008 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की बोली में ब्लूमबर्ग की रुचि की अफवाहों को हवा दी। इसके बजाय हालांकि उन्होंने अक्टूबर 2008 में घोषणा की कि यदि कार्यकाल सीमा कानून में संशोधन किया गया तो वे महापौर के रूप में पुनर्चुनाव की मांग करेंगे। कई सप्ताह बाद न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने लगातार 3 शर्तों की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया। नवंबर 2009 में ब्लूमबर्ग को फिर से चुना गया। अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान ब्लूमबर्ग ने एक विवादास्पद सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलाया, जिसमें सिगरेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया और बड़े आकार के शक्करपे की बिक्री पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। जुलाई 2013 में अदालत में बात को अमान्य कर दिया गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के अभ्यास पर बढ़ते विवाद से ब्लूमबर्ग का अंतिम कार्यकाल भी प्रभावित हुआ था, जिसने पुलिस अधिकारियों को संभावित कारण के बिना संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने, पूछताछ करने और खोजने की अनुमति दी थी, जबकि कई लोगों ने अल्पसंख्यकों को गलत तरीके से निशाना बनाने के रूप में इस प्रथा की आलोचना की। ब्लूमबर्ग ने अपराध की रोकथाम के एक आवश्यक उपकरण के रूप में इसका बचाव किया जब ब्लूमबर्ग का अंतिम कार्यकाल समाप्त हुआ। 2013 में बिल डे ग्लासियो ने उनकी जगह ली। बाद की गतिविधियों और अध्यक्षीय दौड़ कार्यालय छोड़ने के बाद ब्लूमबर्ग अपने नाम की वित्तीय डेटा और मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग एलपी का प्रबंधन करने के लिए लौट आए। उन्होंने पर्यावरणीय कार्य शामिल होना जारी रखा और 2017 में उन्होंने क्लाइमेट ऑफ होप ऑफ सिटीज, बिजनेस एंड सिटीजन्स कैन सेव दी प्लेनेट कालपोक के साथ लिखित प्रकाशित किया। 2018 में ब्लूमबर्ग ने 20 शहरों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए $70 मिलियन का कार्यक्रम अमेरिकन सिटीज क्लाइमेट चैलेंज लॉन्च किया। पहल रिपब्लिकन राष्ट्रपति के 1 साल बाद आई। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस ले रहे हैं। ट्रंप के एक मुखर विरोधी ब्लूमबर्ग ने 2018 के मध्यावधि चुनावों में
रिपब्लिकन को हराने के लिए कम से कम $80 मिलियन खर्च करने का वादा किया। उस वर्ष उन्होंने एक डेमोक्रेट के रूप में फिर से पंजीकरण कराया, जिससे अटकलें लगाई गई कि वह 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ेंगे। हालांकि ब्लूमबर्ग ने मार्च 2019 में घोषणा की कि वह राष्ट्रपति पद की तलाश नहीं करेंगे। नवंबर में उन्होंने आधिकारिक तौर पर दौड़ में प्रवेश किया। $500 मिलियन से अधिक खर्च करने के बावजूद उन्होंने समर्थन प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। विशेष रूप से 2 बहसों में खराब प्रदर्शन के बाद मार्च 2020 में उन्होंने अपना अभियान समाप्त कर दिया और जो बिडेन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। ब्लूमबर्ग सार्वजनिक सेवा के लिए 2009 के मेरी वुडेलास्कर अवार्ड सहित कई सम्मानों के प्राप्तकर्ता थे। 2014 में उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KB का मानद नाइट कमांडर बनाया गया था।